यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. वो उसी तरह का दिन वापस लाना चाहते हैं। मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर है विपक्ष की पॉलिटिक्स का, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का। क्या राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या वोट चोरी का सनसनीखेज जुमला उछालकर राहुल गांधी वैसा ही कुछ कर रहे हैं जैसा करने को लेकर अभी हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से तगड़ी फटकार मिल चुकी है? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के पिटारे में सिवाय झूठ के और कुछ है ही नहीं, जैसा वो चीन के भारत की जमीन कब्जाने और चौकीदार चोर है जैसे जुमले उछालकर करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीते 11 सालों की हार से उपजी खींच के ये साइड इफेक्ट कि जो नेता प्रतिपक्ष पहले हार के लिए ईवीएम को दोषी बताते थे, अब वो चुनाव आयोग और इलेक्शन को ही फ्रॉड बता रहे हैं। मतलब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, बार बार जनता आपको नकार रही है, तो इसके लिए आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को ही फ्रॉड बता देंगे। ऐसे में सवाल गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जबरदस्त फटकार और वोट चोरी के हल्ले हंगामे तक क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर्फ अपनी छवि, अपना सियासी करियर और अपनी पारिवारिक विरासत बचाने की बेचैनी से भरी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बार बार तमाम झूठ, तमाम आरोपों और जुमलों के बाद भी देश की जनता ना उनकी बात पर भरोसा कर रही है, ना ही उन्हें स्पेस दे रही। एक चुनाव जीतते हैं, 3 हार जाते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास में यही चैप्टर कि क्या मोदी के विजन ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को मुद्दों के मामले में कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और अब चोट वहां की जा रही है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। शुरुआत इस रिपोर्ट से। रंज हो तो राजनीति में अलग रंग नजर आता है। वो जिस गली से निकलता है फिर वहीं मुड़ जाता है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर राजनीति की उसी गली में मुड़ चुके हैं? जब मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में हैं, जब नए ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अपने नए किरदार को तय करने को बेताब है, जब रूस, चीन और भारत की तिकड़ी को लेकर दुनिया भर में अटकलें गर्म हो रही हैं, तब पहली बार नेता प्रतिपक्ष के किरदार में राहुल गांधी कुछ असरदार करने की फिराक में। तो 2019 से लेकर 2025 तक राहुल गांधी की राजनीति का रोड मैप अगर देखना, समझना और जानना हो तो क्या बस यही देखें कि 2019 में वो कहते थे चौकीदार चोर है और 2025 में वो कह रहे हैं मोदी सरकार वोटों की चोरी से बनी। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या ये कांग्रेस और विपक्ष का 2029 और उससे पहले इस साल बिहार, पश्चिम बंगाल में और फिर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों का रोड मैप है? पर इसमें जनता के मुद्दे कहां हैं? राहुल गांधी का देश की जनता के लिए प्लान क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो वहीं मोदी के पास भारत की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है।
भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 से पहले की तुलना में अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का डबल हो जाना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि। फ्यूचर वर्क स्किल में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और भारत का मेट्रो नेटवर्क आज दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। ये है चोरी। काठ की हांडी का हर बार चढ़ना, आंगन टेढ़ा होने वाली कहावत का चरितार्थ होना, भले ये मुहावरे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नहीं हो, लेकिन सच यही है कि 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी की लाइन बार बार वही रही है कि विपक्ष चुनाव हार रहा है क्योंकि धांधली की जा रही है। तो क्या 2014 के बाद से देश की राजनीतिक धारा में खुले मोदी चैप्टर को राहुल गांधी अभी तक समझ नहीं सके? क्योंकि वो पहले मोदी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को दोषी बताते थे, अब वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगाते हैं। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। बीते 11 साल से राहुल गांधी बस अपने टाइम के इंतजार में बैठे हैं। प्रतीक्षा बड़ी कठोर होती है, कठोरता मन को बेचैन कर देती है। तो क्या राहुल गांधी का मन इसी बेचैनी से भरा है, अपने टाइम के इंतजार में? As I said about Rahul Gandhi, his self-hatred has now become a hatred for India. His angst against Narendra Modi has morphed into an angst against India. He's an irresponsible Indian. ऐसी ध्वनियों से हो सकता है ना इत्तेफाकी की गुंजाइश हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें कई बार सुनने में आती रही हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को भारत की जमीन को चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बयान पर जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल न उठाते। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर खुद राहुल गांधी ही कंफ्यूज्ड दिखते हैं। राहुल गांधी ने कई मौके पर यह दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावे एक दूसरे को ही काटते नजर आते हैं। कभी उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली, कभी वो कहते हैं कि 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली, और कभी वो कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक
सवाल नहीं पूछेगी। कोर्ट ने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल ना उठाते, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे। सनसनीखेज दावे करना, आरोप लगाना, सबूत ना दे पाना, फिर माहौल बनाना, यह सब उनकी राजनीति की एक तिकड़म हो गई है। आप पेगासस का केस याद कर लीजिए, राफेल का केस याद कर लीजिए, अडानी का मामला देख लीजिए। राहुल गांधी जो कहते हैं ना बॉस, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनका सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं, सच सामने आ जाता है। चीन के मामले में भी यही हुआ। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कितना एजेंडा चलाया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन सके, उल्टे सीधे बयान दिए। लेकिन जब इन्हीं उल्टे सीधे बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो राहुल गांधी को भयंकर फटकार पड़ गई। फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग जब नरेंद्र मोदी से सीधे लड़ नहीं पाते तो झूठ और सनसनीखेज आरोप का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसा नैरेटिव बन जाए कि मोदी कुछ गलत कर रहा है। लेकिन इन तिकड़मों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और जैसे ही ये उनके झूठ का खुलासा होता है वैसे इनकी फजीहत होने लगती है। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए थे, लेकिन यूपी में जाकर खुद पीएम मोदी ने उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। यानी ये लोग जो भी दांव खेल रहे हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है इन पर बार बार, और इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ दिक्कत ही यही है कि मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो कुछ ही दिन टिकते हैं, फिर औंधे मुंह गिरते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी साथ गिर जाती है। राहुल गांधी के आरोपों की तो लंबी लिस्ट है, कभी राफेल, कभी पेगासस, कभी LIC, कभी अडानी। फिर राहुल गांधी के आरोप जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां माफी मांग लेते हैं या फटकार पड़ती है। राहुल गांधी के पास मोदी पर हमलों की पूरी रेंज है। बीजेपी आरोप लगाती है कि रक्षा नीति से लेकर अर्थनीति और विदेश नीति तक पर राहुल बिना तथ्यों के हमले करने के आदी हैं। जैसे राहुल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाते हैं, वो पलटकर पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कितने फाइटर जेट्स गिराए। पहले भी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। यहां तक कि वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली। ये अलग बात है कि उनके आंकड़े बार बार बदलते रहे हैं। मोदी की अर्थनीति पर हमला करते राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, कोई ठोस नीति नहीं है, उद्योग धंधे चौपट हैं। तो वहीं विदेश नीति को राहुल ध्वस्त बताते हैं। ट्रंप को लेकर वो मोदी पर तंज करते हैं। वो कहते हैं किसी भी देश ने पाकिस्तान की निंदा आतंकवाद को लेकर नहीं की, कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहुल गांधी हार की हताशा और मोदी के खिलाफ अपने गुस्से से देश के भीतर अराजकता लाना चाहते हैं। कभी राहुल गांधी देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, यह आरोप लगता है उन पर। कभी चीन के कब्जे वाला झूठ फैलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो इस बात को जानने के लिए बेतहाशा बेचैन हो जाते कि हमारे कितने जेट्स गिरे। पिछले हफ्ते जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे थे तो राहुल गांधी कहते हैं आई एम ग्लैड कि उन्होंने सच कहा। मतलब ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने पर राहुल गांधी खुश हो जाते हैं, जबकि राहुल की पार्टी के ही कई सीनियर लीडर ट्रंप के बयान पर ट्रंप की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। उन्हें आईना दिखा देते हैं कि भैया माइंड इट, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब तो राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में ही एक फर्जी सरकार के होने के दावे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध में, मोदी से नफरत में राहुल गांधी इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो फर्क ही नहीं कर पा रहे कि वो देश हित और सियासत हित में क्या कर रहे हैं। सियासत हित में देश की दुर्गति नहीं की जा सकती। क्या चुनाव में जीत और हार वाली लड़ाई अब देश के भीतर संदेह और भ्रम की अराजकता फैलाकर लड़ी जाएगी? सवाल यही है कि राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति का चैप्टर क्या भ्रम, भेद और भय वाला है? मोदी के भारत को लेकर खींचे गए रोड मैप, तय लक्ष्यों को काउंटर करने के लिए विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी के पास क्या उससे बेहतर रोड मैप नहीं? वक्त बीतता जा रहा है। 10 साल में विपक्ष के नेता और उसके गठबंधन के किसी सिपहसालार के पास फिलहाल भारत के भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखता, सिवाय मोदी को कोसने के। तो क्या इसलिए बिहार चुनावों से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा की हार को जनता के ब्रेन से वॉश करने के लिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला जुमला गढ़ दिया? और अगर ये जुमला नहीं कोरी सच्चाई है तो फिर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के हलफनामे वाले प्रस्ताव को मान क्यों नहीं लेते? एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है
तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? तो पूछा ये जा रहा है कि हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? हलफनामा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी का हिट एंड रन वाला पैतरा पुराना है। एक बार नहीं कई बार इस पैतरे की पोल खुल भी चुकी है और राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी भी मांगी है। जैसे साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगाकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बिना शर्त माफी मांगी थी। इसी साल सावरकर पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह के कमेंट क्यों करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तब कोर्ट ने यह कहते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी कि आगे से वो ऐसा कोई बयान न दें। जुलाई 2016 में भी राहुल गांधी ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। पूछा था कि वो आरएसएस पर इस तरह के बयान क्यों देते हैं। तब 2016 में बयान वापस लेते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरएसएस ने गांधी की हत्या नहीं कराई। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम पूरी तरह, इसलिए मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं। अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को डेड बताना क्या देश हित है, खासकर तब जब वो 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हो। क्या जंग में देश के विमानों के गिरने के बारे में पूछना जनहित का मुद्दा है? जनता के द्वारा नकार दिए जाने का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना क्या नेता प्रतिपक्ष के रचनात्मक पक्ष का रिफ्लेक्शन है? राहुल गांधी मोदी की तरह जन नेता बनना चाहते हैं। वो बेचैन हैं कि अगर 2029 से पहले ये न कर पाए तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया गठबंधन फिर तो उन्हें अपना नेता किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। बदले तेवर से लेकर कलेवर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक कांग्रेस ने अपने पारिवारिक नेता के मेकओवर में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दिक्कत यह है कि काम हार्डवेयर पर नहीं हुआ। 2014 में मोदी भारत के भविष्य के सपने को लेकर आए थे। अब उस सपने को सिद्ध करते मोदी का विजन 2047 के विकसित भारत का है, जबकि 2014 में भी राहुल मोदी विरोध में ही अटके थे। आज भी वो वहीं खड़े हैं। मोदी ग्लोबल साउथ की एकजुटता में भारत के किरदार को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं राहुल कहते हैं कि विदेश नीति फेल्ड है। मोदी का फोकस यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स पर है, वहीं राहुल जातीय भेद बढ़ाकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। मोदी दावा करते हैं कि 2 साल में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताते हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी, वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ